हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम का। सबसे बड़ा बात यहां निकल कर आ रहा है कि कल जो प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट घोषित किया 689 का, उसके बाद काफी अभ्यर्थी जो 21,391 बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती वाले हैं, पैनिक में आ चुके हैं। और पैनिक में आना लाजमी था। मैंने पहले भी आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट अगर आप सही से नहीं रखिएगा, लास्ट में जाकर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये नहीं कि पिछले बार नहीं देखा गया तो इस बार नहीं देखा जाएगा। जैसे चेयरमैन बदलते हैं, कुछ ना कुछ तो रवैया बदलता है। आप देखोगे कुछ ना कुछ तरीका बदलता है। ठीक, जैसे पिछली बार आपको जैमर नहीं लगाया जाता था, जैसे ही नए चेयरमैन आए अपना जैमर लगाने शुरू कर दिए। ये भी नए वाले चेयरमैन जो एग्जाम इन्हीं के देखरेख में कंडक्ट कराया गया था, फिजिकल का मार्क्स भी आपको नीचे चला गया है। 313 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डायरेक्ट रूप से ईडब्ल्यूएस और आपको एनसीएल नहीं देने के कारण बाहर कर दिया गया है, और भी 6 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया गया है। क्या है पूरा मामला? काहे आप लोग डर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस वाले, एनसीएल वाले काहे डर रहे हैं? डरने की काहे नहीं जरूरत है, ये सभी बातें हम बताएंगे। और एक एक जो आपका सवाल आया है मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का, अदर स्टेट वाले का भी जवाब दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका ये देख सकते हो, ये प्रोविजन डिपार्टमेंट है। कल फाइनल रिजल्ट 689 का घोषित किया गया, कुछ सीट खाली भी रह गया और इसमें यह घोषित किया गया, तो इसमें ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी और एनसीएल नहीं देने वाले अभ्यर्थी पर सबसे बड़ा वज्रपात हुआ। वज्रपात होने का मुख्य कारण आप जानते हैं, आपको याद होना चाहिए कि जो सीएसबीसी है पहले नोटिस जारी कर दिया था, और ये तीन नोटिस देखिए, आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको देखोगे 18 को, 19 को, 16 को तीन नोटिस। सबसे पहले 16 को जारी किया गया था ईडब्ल्यूएस वाले का कि आप ईडब्ल्यूएस जो पिछले वाला दे रहे हैं वो आपको नया दीजिए, और जो एकदम नए दे रहे हैं उनको पुराना मांगा गया था। ठीक, फिर आपको नॉन क्रीमिलियर से रिलेटेड आपको नोटिस जारी किया गया था। कुछ टंकल मिस्टेक हो गया था, जो कि आपको रिजल्ट फाइनल आया था उस समय, जो आपको नीचे की तरफ देखिएगा तो वो आपको वित्तीय वर्ष आपको 21 जो आपको 20-21 लिख दिया गया था, उसे इनके द्वारा सुधार कर नया करने कर ये वाला नोटिस में 19/10/2023 में आपको जो आया था उसमें आपको 21-22 मांगा गया। अब क्या है वित्तीय वर्ष, क्या होता है एनसीएल, क्यों दिया जाता है, इसके चलते क्यों लड़के छट रहे हैं और क्यों लोग पैनिक में है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधार हम लेते हैं पुराने वाले नोटिस। आपको पता होना चाहिए कि 21,391 जो कांस्टेबल की भर्ती की आप तैयारी का इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम के लिए सब चीज तैयारी कर रहे हैं, वो आपका 2023 का भर्ती है। और 2023 की भर्ती 31 मार्च के बाद की भर्ती है, यानी कि आपका समान रूप से बोल दूं, आपका ईडब्ल्यूएस 2023-24 का वैलिड होगा। अब चलिए आगे की हम बात करते हैं। ठीक, अब ये जो आपके सामने सभी चीज दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स खोलकर आपको बताता हूं कि क्या 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 चीज दिया हुआ है। और ये जो अंतिम परिणाम है उसके साथ हम सबसे पहले आते हैं। अंतिम परिणाम ये जो दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे अंतिम परिणाम में, तो ये देख सकते हो कि नीचे की तरफ मैं आपको ये करूं तो इसमें साफ साफ ये लिखा है कि उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र तथा पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हेतु क्रीमी लेयर रहित, मतलब कि एनसीएल जिसे कहा जाता है, प्रमाण पत्र के कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में त्रुटि पाए जाने के कारण केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना के कार्यालय आपको दिया हुआ है। दिनांक 16 अक्टूबर 2023 के माध्यम से सूचना देने की कोशिश किया गया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी और आपको जो एनसीएल उसके लिए भी, और अलग अलग न्यूज़पेपर में भी इनके द्वारा निकाला गया था। वही कह रहे हैं कि उक्त सूचना के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अपना अपना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र और पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, एक बात जान लो, एनसीएल सिर्फ ओबीसी का बनता है और बिहार में ओबीसी 2 भाग में है। कौन कौन भैया? तो आपको हो गए बीसी और एबीसी। तो ये आपको एससी एसटी वाले आप अगला बार मत पूछिएगा, जनरल वाले अगला बार मत पूछिएगा कि हमारा एनसीएल बनता है। जनरल में जो आपको ईडब्ल्यूएस होता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आपको जो हो जाते हैं, लाला हो जाते हैं, कुछ भूमिहार, ये जो होते हैं ये जनरल में आते हैं। और जनरल में जब आते हैं तो इनको आपको जरूरत होता है ईडब्ल्यूएस का, अगर इनका सालीना पिछले साल का आय जो है पापा का 8 लाख से कम है, और वैसे ही आपको एनसीएल बनता है, जैसे कि आपके परिवार का 8 लाख से कम है आय, वो आपको ओबीसी में। तो ओबीसी बिहार में 2 भाग में है, ईबीसी में और आपको बीसी में है। अगर आपको आरक्षण की सुविधा लेना है तो ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नहीं दोगे तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, अब ये देख सकते हो कि समर्पित किया गया। अब 67 अभ्यर्थी जो है, यहां पर साफ साफ दिया है 67 अभ्यर्थी जो है, ये आपको ईडब्ल्यूएस का 246 अभ्यर्थी जो है, ये आपको अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के एनसीएल के लिए टोटल 313 अभ्यर्थी को यहां पर आप देख सकते हो कि बाहर कर दिया गया। ये भी यहां पर दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस एनसीएल के चलते, इसलिए कटअप आपको देखोगे इसका धड़ाम नीचे गिर गया। ठीक, यानी कटअप जो आपको नीचे चला गया। ये तो अभी का मामला, जो फाइनल रिजल्ट आया वो मामला है। इससे पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें इनके द्वारा बताया गया था कि क्या चीज हम मांग रहे हैं और क्या चीज आपके पास होना चाहिए। चलिए यहां से हम सूचना दे रहे हैं। ये देखिए, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत ये निकाले थे और बताए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाया गया है कि कई अभ्यर्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिनांक 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए, खुद से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
ये देखिए, अब वित्तीय वर्ष 21-22 में और आपको 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक की अवधि का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ना देकर आवेदन भरने की तिथि के 14/11/2022 से लेकर 14/12/2022 के बाद, यहां पर देखिए साफ साफ इस समय भी नहीं दिया हुआ है, के बाद की तिथि का निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। यानी फॉर्म भरने के आपको दौरान भी अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस रहता तो वो लगाकर आप आगे निकल जाते हैं। ठीक, अब यहां पर आपको एक चीज सोचने की जरूरत है। ये रहा 2022 का भर्ती। 2022 की भर्ती क्या 31 मार्च के बाद में आया था? जी, 31 मार्च के बाद में भर्ती आया था, लास्ट में आया है ये भर्ती। और फिर देखिएगा 2023 में ये चीज फाइनल हो रहा है, लगभग 1 साल लगा ही दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ना देकर, 21-22 कहने का मतलब कि वित्तीय वर्ष ये बोल रहा है। ध्यान से सोच लीजिएगा, ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? आपके ईडब्ल्यूएस का जो आपको वर्ष का अवधि होता है उसके एक साल पहले, मान लो कि हमारा अभी ईडब्ल्यूएस बनवाना है, तो हमारा जो ईडब्ल्यूएस बनेगा वो देखोगे वो बनेगा 2023-24 का। और अब तो एक और नियम आपको आ गया है कि जिस डेट में आपको बनेगा उसके 1 साल तक वैलिड के लिए ईडब्ल्यूएस आप देखिएगा अभी नया बनवाए होंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि टिल जब तक आपको ये निर्गत होता है उसके 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा। बट ये तो 2023-24 के लिए ईडब्ल्यूएस बना, लेकिन इसके आपको फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? ये 2022-23 हो जाएगा। और यही चीज यहां पर यह दर्शाया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर जो होगा 2021-22 दिया है, यानी वित्तीय वर्ष जो हुआ है, वित्तीय वर्ष पिछले साल वाला जितना भी लेखा जोखा होता है वो एक वर्ष में देखा जाता है, तो वहीं आपके संपत्ति का भी लेखा जोखा जो होना चाहिए 8 लाख से कम होना चाहिए बाबूजी का, वो चीज यानी परिवार वाला। तो ये इसलिए मांग रहा था। और आप लोगों के पास आप लोग क्या लेकर गए होंगे? जो 2021 और 22 ऊपर लिखा होगा, और इसके वित्तीय वर्ष क्या लिखा होगा? 2020 या 21। या तो आप ये लेकर गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2023 और 24 ऊपर लिखा होगा, और इसका वित्तीय वर्ष क्या लिखा होगा? 2022-23 लिखा होगा। अगर ये दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बहुत से अभ्यर्थी मिले, अगर ये दो आपको ईडब्ल्यूएस ले जाकर दिए तो आपको बाहर कर दिया गया। यही देखो, यही होता है। अब कहोगे सर जी इसका आधार क्या है, कोर्ट में केस करेंगे तो क्या होगा? देखो अभी देखोगे, दिव्या करके एक लड़की थी, पिछले साल आपको टॉप की थी, आईएएस बनी थी बहुत कम उम्र में, काफी एकदम आईएएस नहीं आईपीएस बनी थी। क्या बनी थी? आईपीएस बनी थी। उसका केस देखोगे तो अभी मिल जाएगा, नेट पर सर्च भी कर सकते हो। और फिर वो आईएएस के लिए एग्जाम दे रही थी, यानी कि आईपीएस से लोग मानते हैं कि जिनको आईएएस में जाना है वो आईएएस अच्छा रैंक वाले का मिलता है। टॉप 200 के अंदर आओगे तो आपको कैटेगरी में भी रहोगे तो आपको आईएएस मिल जाता है अगर आपने चूज किया है तो। सो आईएएस जो है इनको चाहिए था और इन्होंने एग्जाम फिर दिया इस बार वाला, और वो पास हो गई और अच्छा रैंक भी आ गया। और रैंक आ गया तो वो क्या की, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूपीएससी बुलाया, और वहां पर क्या कर दिया, इनका जो ईडब्ल्यूएस है ये नया वाला ईडब्ल्यूएस देने जा रही है, जिसके चलते उनको क्या कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी से हटा दिया गया और फिर से इनको जनरल में डाल दिया गया, यानी आपको अनरिजर्व में डाल दिया गया, जिसके कारण इनको फिर से आईपीएस ही अलॉट हो गया। और इनका आईएएस का सपना यही ईडब्ल्यूएस के चलते, आप कांस्टेबल के चलते सोच रहे हैं, यही ईडब्ल्यूएस के चलते आईपीएस के आईपीएस में बनी रही, आईएएस नहीं बन पाई। फिर अगला बार देंगे, लेकिन आप समझ गई होंगी इन लोगों द्वारा कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में गए, केस किए, लेकिन कुछ आपको फैसला जो आया यूपीएससी के पक्ष में आया। और फिलहाल पिछला भी आपको पटना हाई कोर्ट का भी देख लिया जाए, उसका भी डिसीजन यही है कि पिछला आपको देखोगे, पिछला जितने भी भर्ती है उसमें छूट इस आधार पर दिया जाते थे, क्योंकि पिछली बार आपको एक लड़का गया था कोर्ट में केस करने के लिए पटना कि ईडब्ल्यूएस हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, उस आधार पर पटना हाई कोर्ट बोला था कि ठीक है ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है तो नया वाला भी दे सकते हो या पुराना वाला भी मान्य होगा। और उसका आधार यह था कि 2019 में ईडब्ल्यूएस बनने शुरुआत हुआ है, 2019 में ही देखोगे फिर से पार्शियल लॉकडाउन, फिर से 20 में लॉकडाउन, फिर से पार्शियल लॉकडाउन, ये चलते आपको ईडब्ल्यूएस बनने में और आपको एनसीएल बनने में बाधित हुआ है, बाधा उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते देखोगे कि उस समय तक छूट मिल जाता था, लेकिन 2023 के बाद आपको छूट मिलना बंद हो गया है। कहीं भी आपको देखो सचिवालय वाला भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी ये सेम आपको चीज मांगा गया था, आपके पास होना चाहिए था। अब ये भी डिपेंड करता है कि आयोग का मंशा क्या है। देखो बहुत लोग मेरे पर खुन्नस हो जाएंगे, लेकिन बात यही होता है कि आयोग का मंशा क्या है। आयोग के चेयरमैन बदले, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले छूट मिल जाता था, लेकिन अभी चेयरमैन बदले हैं, वो हर तरीके से कड़ाई तरीके से लागू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो चीज लिखा हुआ है वो चीज हम लेंगे ही लेंगे, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाकर केस कीजिए, हम लोग जीत जाएंगे। ठीक, तो जिसको पैसा बर्बाद करना होगा वो जाएगा और लड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी आधार पर आप कोर्ट में केस करने जा रहे हैं तो आपका आधार मजबूत होना चाहिए कि आप केस जीत पाए। ठीक, अब ये चीज आपके सामने तक है, ये है, तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि ईडब्ल्यूएस। अब नए वाले अभ्यर्थी जो 21,391 वाले अभ्यर्थी का क्या मामला है। मामला ये है तुम लोगों का कि अभी जो ईडब्ल्यूएस बन रहा है उसमें देखोगे कि जो निर्गत हो रहा है, यानी जिस दिन ईडब्ल्यूएस बनकर आ रहा है
उसके 1 साल तक वैलिडेशन दे रहा है। अगर इस आधार पर अगर ये इन्होंने मांगा तो इस आधार पर तुम लोग आपको ठीक है, जैसे कि ये आपको वित्तीय आधार मांगेगा, यानी कि अभी तुम ईडब्ल्यूएस बनवाए होंगे तो वो ईडब्ल्यूएस बना होगा 2023-24 के लिए, ऊपर देखोगे यही लिखा होगा 2023-24, और आपका इसका वित्तीय वर्ष क्या लिखा होगा 2022-23। तो अगर इस आधार पर मांगे, वित्तीय वर्ष के आधार पर आपको फाइनेंशियल रूप से मांगे, तो ईडब्ल्यूएस आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपके पास ईडब्ल्यूएस है। और फॉर्म भरने से पहले आपको बनवा चुके हो तब पर भी ठीक है, फॉर्म आने से पहले भी है तब पर भी ठीक है, यानी कि आपके पास इस महीने के 31 मार्च के आपको 31 मार्च अभी कौन है 2023, इसके बाद का अगर ईडब्ल्यूएस है और फॉर्म भरने के पहले से है तो आपके पास तो एकदम कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के दरमियान भी है तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये आया था कि फॉर्म भरने के बाद सर जी हमने बनवाया 10 दिन 5 दिन 2 दिन 1 दिन 4 दिन बाद हमको मिला है, तो क्या हमको इस आधार पर ईडब्ल्यूएस से बाहर कर दिया जा सकता है? अब देखिए यहां पर मैं पूरी तरीका से यहां पर कुछ भी कहने के लिए ये बाध्य नहीं हूं कि ये किया ही जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। अभी जिस आधार पर इन लोगों को छूट दिया गया था, जिस आधार पर बोला गया था, क्योंकि बड़े संख्या की भर्ती है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा और वो भी आपको बाहर होने के कगार पर होंगे, उस आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा आपको एक नोटिस उनके द्वारा निकाला जाएगा और बोला जाएगा कि अगर आपके पास है वित्तीय वर्ष में, जैसे कि ये जो वित्तीय वर्ष बताया जा रहा है यानी 1 साल पहले का, तो इस बार का आपको ईडब्ल्यूएस नया भी आप बनवाइएगा तो वित्तीय वर्ष पिछला वाला ही होगा तो आपको जरूर आपको क्या किया जाएगा, आपको ले लिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास होगा ही नहीं तो फिर दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, जहां ना है पूरी तरीका से ना है, 100% नहीं होने वाला है, वहां पर अगर सूरज की किरण थोड़ा भी दिखाई दे रहा है, हाँ होने का रोशनी है, तो जरूर वो काम करना चाहिए। कहने का मतलब कि जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है और फॉर्म भर दिए हो ईडब्ल्यूएस में, अभी भी बनवा लो भैया, अभी भी बनवा लो, ठीक। अगर वो वित्तीय वर्ष से मांगा तो आप लगा सकते हो, अगर वित्तीय वर्ष से नहीं मांगा और फिर वो अपनी जिद पर अड़ गया कि नहीं एग्जाम का आपको जो फॉर्म आया है और उसके लास्ट डेट के बाद अगर ईडब्ल्यूएस दोगे तो मान्य हम नहीं लेंगे, तब जाकर आपका पेज फंसेगा। उस आधार में हम लोग देखेंगे कि क्या आगे करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों की तैयारी करते रहना है। तो ये ईडब्ल्यूएस का जो चीज है, ये आरक्षण वाले का ईडब्ल्यूएस नहीं लगता है, जो भी आरक्षण की सुविधा लेना नहीं चाहते हैं ईडब्ल्यूएस नहीं लगता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, यानी कि जिनका आर्थिक रूप से कमजोर है, आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और जैसे कि लाला, भूमिहार, ब्राह्मण और ये सब जो है राजपूत, इनके जो आपको कमजोर तबका है उनके लिए ईडब्ल्यूएस 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। और शुरुआत समय में इसलिए छूट दिया जा रहा था कि बीच बीच में ईडब्ल्यूएस बनना बंद हो जा रहा था कुछ कारण से, आपको इसके चलते इनको छूट दिया जा रहा है, ठीक। अब ये आपको देखोगे कि आपको सर्टिफिकेट मांगेगा और कोई भी फॉर्म भरते हो इस बात को ध्यान में रखना, हर साल अपना रिन्यू करा लेना, क्योंकि 1 साल का वैलिडेशन होता है और 1 साल में आपको ईडब्ल्यूएस नया बन जाता है, तो बनवा लेना। अगर ज्यादा पैसा कमा लिए हो तो मत बनवाना। अगर चलते यहां पर फिर हम बात करते हैं, यहां पर ईडब्ल्यूएस का पूरा झंझट खत्म, दिमाग टेंशन हटाकर चुपचाप तैयारी करो और बढ़िया से तैयारी करो, और मजाक में लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे, यहां पर ये मैं बात करता हूं कि एनसीएल का बड़ा लोग मतलब बार बार बोल रहे सर जी एनसीएल का क्या बात है, एनसीएल वाले के लिए क्या होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो एनसीएल का भी मैं समझा देता हूं कि एनसीएल होता क्या है और एनसीएल क्यों मांग रहा है और कब तक मांग रहा है। चलो मैं भी ये भी बता देता हूं, ठीक। हाँ चलो ये देखो, ये रहा एनसीएल का नोटिस और इसे मैं आपको खोलकर बता रहा हूं कि क्या चीज है और इसमें आपको क्या क्या करना है। चलो अब ये जो है एनसीएल वाला नोटिस, ये भी आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही मिल जाएगा। आपके जो मन में बार बार ये उठ रहा है ना कि हम फॉर्म भरने के पहले बनवाए हैं बाद में बनवाए हैं, सो पहले बनवाए हो तो बेटर है, पहले बनवाए हो और उस जो वैलिडेशन है उसका है तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में बनवाए हो तो वो उसके हाथ में है, सीएसबीसी के चेयरमैन के हाथ में है, वहां के अधिकारी के हाथ में कि तुमको कितना लेवल तक छूट दे रहा है और कितना लेवल तक तुम्हारा ईडब्ल्यूएस या एनसीएल ले रहा है, ठीक। एनसीएल लिया जाता है नॉन क्रीमी लेयर जिसे कहा जाता है, यानी मलाईदार जो नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है तुम्हारे बाबूजी के पास, तुम्हारे घर वालों के पास, कमजोर वर्ग से आते हो, सिर्फ आपको ये नहीं बनवाना होता है कि हम बीसी में आते हैं ईबीसी में। बिहार में देखो ओबीसी जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में भी तुम जाओगे ना और आरक्षण की सुविधा लेना चाहते हो तब पर भी तुमको एनसीएल की जरूरत होती है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। और कहोगे सर ये नहीं हम डालेंगे तो आप एक जनरल जैसे होते हैं ना, आप जनरल जैसे हैं, मतलब कि जनरल जैसे फाइट अप करोगे, तो ये चीज आपको देखने को मिलता है एनसीएल के मामला में, यानी कि ओबीसी हो और अगर गरीब हो, एनसीएल का आपको ओबीसी का फायदा पूरी तरीके से लेना चाहते हो आरक्षण का, तो एनसीएल बनवा लेना। और यही ओबीसी जो है बिहार में क्या हो जाता है, 2 भाग में हो जाता है, बीसी और आपको ईबीसी, मतलब कि एक आपको जो पिछड़ा और एक अति पिछड़ा, ईबीसी अति पिछड़ा और बीसी पिछड़ा।
अब इसमें जो होता है बीसी और एबीसी, इनके लिए भी आपको एनसीएल लगता है, वो बिहार का एनसीएल लगता है क्योंकि ये बिहार में है, तो ये बिहार द्वारा जो निर्गत एनसीएल है वो लगेगा। और इसके लिए भी सेम है कि आपके जो आय होना चाहिए वो 8 लाख से कम, आपके घर के संपत्ति का जो भी है आय ये से कम होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज है। अब ये चीज है कि सर जी तो एनसीएल में तो ये नहीं लिखा रहता है कि वित्तीय वर्ष या जो भी, ये बात आपका सही है, आप एनसीएल बनवाइएगा, उस चीज में आपको देखने को नहीं है। फिर तो एनसीएल का आपको क्या इसमें मामला निकल कर आया है, तो ये देखो पूरा आप नोटिस पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। विज्ञापन संख्या 02/2022 में मध्य उत्पादन और निबंधन विभाग में पीईटी पास अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाया गया है कि बीसी और एबीसी अभ्यर्थी द्वारा, यहां पर देखो, शपथ पत्र फॉर्म के साथ पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। यानी कि पूर्व में, यानी फॉर्म भरने के पहले में, ध्यान से सुनो, फॉर्म भरने के पहले में पूर्व में जो एनसीएल है वो आपको नहीं दिया गया है। यानी कौन कौन कैटेगरी का, तो बीसी और एबीसी का। अब यहां पर मामला पेच फंसा था क्योंकि बहुत से लोग तो जानते भी नहीं थे कि आपको एनसीएल होता क्या है। बहुत सच में आपको बता रहे, बहुत से लोग क्लास के भी मेरे बहुत से लोग नहीं जानते थे। सुबह से लोग बस यही आपको बता रहे कि सर जी हमारा अभी भी नहीं बना है, हम क्या करें। मैंने बोला बबुआ बनवा ले, आगे और भी भर्ती है आने वाला, उसमें भी काम आ जाएगा, अगर इसमें काम आ जाएगा तो इसमें भी काम आ जाएगा। उस समय तक कौन जान रहा है कि किसके दिमाग में क्या रहने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि तैयारी करते रहो, और कौन जान रहा है कि चेयरमैन कब बदल जाएंगे, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है, कौन जान रहा है कि उन पर ही पूरा गाज गिर जाए। तो चलो यहां पर जो चीज है इसे ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आज मेरा विरोध कर लोगे जो चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन कल जाकर मेरे साथ ही तुम खड़ा होगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी यही चीज गुजरने वाला है। इसलिए मैं पहले लड़ाई लड़ रहा था कि ये चीज जो है, ये करप्शन को मिटाना है तो लोगों को ही मिटा दो जो करप्ट हैं और वो चीज बार बार कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज देखोगे कि परिपत्र में आपको जो ये चीज आपको दिया हुआ है कि कैसे कैसे एनसीएल जो दिया है नियम के अनुसार, इसमें एक चीज आप देखो कि एक बहुत बढ़िया चीज एनसीएल ये किया गया था कि जिसके पास एनसीएल रहता ना फॉर्म भरने के पहले का, वो इसमें बाजी मार देता। उसी के लिए ये आपको जो है मेन है। अब आप फॉर्म भर दिए और उसके बाद एग्जाम भी इसका हो गया, और उसके बाद ये नया वाला जाकर ये अभी जो पास हो उसके बाद एनसीएल बनाने शुरू कर दिए। यानी कि रिटर्न आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया और बोला गया कि पूर्व यानी पहले का निर्गत, और ये बात ध्यान में रखना बीच बीच में एनसीएल बनना बंद भी हुआ है, उसके चलते ये नोटिस निकाला गया और इसमें एक आपको आधार दिया गया। ये आपको आधार दिया गया कि इसमें अपना भरिए, जैसे कि मैं निवासी हूं कहां का, किसका पुत्र हूं, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य मैं हूं, और साथ में यहां पर अपना हस्ताक्षर कर देते। और इसके साथ क्या लगाते, यही देखो, यही चीज नहीं कर पाए क्योंकि एनसीएल था ही नहीं ना उनके पास, या तो नया था या था ही नहीं एनसीएल। वो क्या किए कि पुराना वाला एनसीएल, ये बोला था कि अगर आपके पास पुराना वाला एनसीएल है, देखिए मैं पढ़कर आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण ने नई दिल्ली के न्यूनतम पत्रकता इतना के दिनांक 13/9/2017 द्वारा आय संपत्ति के निर्धारित को संशोधन करते हुए 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख अब कर दिया गया है, यानी 8 लाख कर दिया गया है, जिससे राज्य में लागू करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग जो है ये आपको 2017 में ही कर दिया था, 31 अक्टूबर 2017 में। तो अब इस प्रकार परिपत्र संख्या आपको दिया हुआ है 15 अक्टूबर 2013 के साथ परिचारित फॉर्म जो है इसमें दिया है कि 8 लाख से प्रविष्ट आवश्यक हो गई है। इस क्रम में फॉर्म में स्थान पर संशोधित फॉर्म निर्गत किया जा रहा है, छाया प्रति संलग्न है, छाया प्रति संलग्न ये जो है। अब इसमें क्या है, ये आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। इस सूचना के माध्यम से कहना है कि भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा, यहां पर देखो, ये देख लो, या बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, किसके द्वारा, प्रमाण पत्र शपथ पत्र फॉर्म के साथ पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र, पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र, यानी पूर्व में आपको एनसीएल बिहार का सरकार का जो पूर्व का एनसीएल होगा, ये देख लो, छायापत्ति संलग्न करते हुए केंद्रीय चयन पर्षद बिहार स्थित हार्डिंग रोड को आपको जमा करना था। यानी कि आप देख सकते हैं कि डेट भी दिया था इतने इतने के बीच में। यानी कि जो अभ्यर्थी एनसीएल नहीं जमा किए थे, या नए वाले के नहीं, देख लो पुराने वाले को दिया जा रहा है। यानी कि मान लो आपने एनसीएल बनाया है 2020 में या 2021 में बनाया है, 2021 में, ठीक, और आप इस एग्जाम के लिए गए और इसमें मांगा जा रहा है कि अभी का एनसीएल यानी फॉर्म भरने के पहले का, तो उसी के लिए 2020-21 का भी अगर आपके पास रहता और आप उसका 2 कॉपी निकालकर, यानी 2 कॉपी कर और ये वाला फॉर्म तो भर ही सकते थे, नाम, पिताजी का नाम, कहां, ये सब कहां है, और उसके साथ क्या करते, वो एनसीएल पुराना वाला लगा देते, तो आपको बाहर नहीं किया जाता। और इस पर मैंने गांव में था
और मैंने वीडियो बनाया था कि ये काम कर लेना, जो लोग भी किया उसका हो गया रिजल्ट, जो लोग नहीं किया ईबीसी और बीसी वाले बाहर कर दिए गए। इसीलिए देखो कोई ना कोई से आपको जुड़ना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, झट से अपडेट देते हैं, जो भी जानकारी होता है समझाते हैं सामान्य भाषा में। आप इस बात पर रिजिट रहोगे कि हम कुछ ना देखेंगे और हमारा हर चीज इंफॉर्मेशन भी मिलते रहेगा और सही हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको जहां से देखना है, आपको अगर अपने से है सक्षम तो अपने से देखिए, लेकिन ये चीज अगर जिसका छूट गया होगा वो आज अफसोस ही कर रहा होगा और अफसोस से आप कुछ नहीं लगने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक, तो यहां पर मैंने आपको जो भी जानकारी था मैंने दे दिया। और यही देखिए, ऐसा नहीं है कि 2023 का 21,391 भर्ती आया सबके पास एनसीएल है। बहुत तो बुड़बकवा अभी जा रहे हैं एनसीएल बनवाने के लिए, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि एनसीएल का इतना जरूरी मत पूछो। वो सोच रहा था ना कि जब फिजिकल हमारा होगा ना तभी हम एनसीएल बनवा लेंगे। तो ठीक है, वही काम करेगा, क्योंकि चेयरमैन अगर वही रह गए तो फिर समझिए कि तुम लोग का दे दनादन देन हो जाएगा। अब ये चीज है कि क्या इसके लिए तुमको डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय भी बड़े स्तर पर लड़के जो होंगे और लड़कियां इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे कि फॉर्म भरने के बाद उन्होंने, मतलब कि जो डेट लास्ट है उसके बाद उन्होंने एनसीएल बनवाया है, तो उनके लिए मौका एक बार दिया जाएगा कि आप जो पुराना वाला एनसीएल है वो इस ऐसे जैसे फॉर्म है इसके साथ आपको संलग्न करते हुए पिंच कर कर जमा कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ये सवाल उठता है कि ये जो इस क्षेत्राधिकार है ये सीएसबीसी का क्षेत्राधिकार है। जितना जनरल जानकारी देना था मैंने आप लोगों को दे दिया, जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब जो भी निर्णय लेना है सीएसबीसी को लेना है, ये मुझे नहीं निर्णय लेना है, उसके क्षेत्राधिकार में आता है। और मैं उसके क्षेत्राधिकार में अपना हाथ या कुछ नहीं डाल रहा हूं कि आप भैया ये करना ही चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि वो नियम पहले ही निकाल चुका है, नोटिफिकेशन में भी दे चुका है। पहले जो छूट मिले हैं वो उसी आधार पर मिले हैं कि पहले ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनने में प्रॉब्लम हो रहे थे, तो एनसीएल के लिए बोला है कि पुराना आपके पास एनसीएल है तो उसको पिंच कीजिए और इस फॉर्म को भरकर आप जमा कर सकते हैं। ये प्रोविजन डिपार्टमेंट में। वैसे ही आपका भी एग्जाम होगा तो मुझे पूरा होप है कि आपके भी एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा लोग एबीसी और आपको बीसी के चलते का बढ़ाएंगे तो उनमें ये फॉर्म दिया जाएगा और पुराना उनके पास अगर कोई एनसीएल होगा तो वो पिंच करेंगे और जमा कर देंगे, फिर उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वैसे ईडब्ल्यूएस वाले का भी, ईडब्ल्यूएस वाले को बार बार मैं चेता रहा था कि ईडब्ल्यूएस आप लोग बनवा कर रखिए, फायदा में रहिएगा, लेकिन आप लोग नहीं बनवाए तो दिक्कत फेस करना पड़ा। अब ये देखिए हर साल रिन्यू आपको कराना होता है ईडब्ल्यूएस, तो हर साल आपको बनता है तो हर साल आप बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छी बात यह है कि अगर ये वित्तीय वर्ष मानता है तो नए वाले जितने भी ईडब्ल्यूएस बने होंगे उनके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो आई होप मैं बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया क्या प्रॉब्लम था और क्या प्रॉब्लम आप लोग झेल सकते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। सो निकलने का तो वही है कि ऐसे मौका आपको मिल जाए तो आप लोग चौका मार दीजिएगा, पुराना वाला एनसीएल रखे होंगे तो, और अभी तक नहीं किए हैं और आगे बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं और बिहार पुलिस की भर्ती और भी जो आ रहा है उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं या एसएससी में, पीएससी में, सबके लिए तैयार रहिएगा डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि कहां पर झोल हो जाएगा, कहां पर आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा आप खुद ही नहीं जानते हैं। इसलिए अपने तरीके से अपना जो अगर युद्ध में लड़ने का मन बना लिए हैं तो आपके पास हथियार भी उतना ही होना चाहिए जिससे वो युद्ध जीता जा सके। पता चल रहा है कि हथियार रहबे ना करे, खाली युद्ध में कूद गए तो पता कोई काट कर निकल गया। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। और ये बहुत साधारण मैंने वीडियो बनाया आप ही लोगों के लिए कि आप लोग समझो, बुझो और ये चीज आप करो। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे और मुझे होप होगा कि आप अगर फिर भी डाउट है तो लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट वाले। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको कुछ नहीं लगता है, वो बस अपना पहचान बताएंगे और उनको कोई आरक्षण की सुविधा नहीं मिलता है, तो वो पहले जितना भी आपको फॉर्म भरे होंगे उसमें जानकारी अपना सब चीज़ आप दे दिए होंगे, तो उनको एनसीएल आपको जो है देने की जरूरत नहीं है। अदर स्टेट वाले जो जनरल में फाइट करते हैं, क्योंकि ये सभी जो जरूरत है ना ये आपको आरक्षण के लिए जरूरत होता है। इसके चलते बात रहा फिर कि सर जी तो जो लोग रिटेन में जनरल में क्वालिफाई किए होंगे तो उनको तो जनरल में जिसका नंबर आ गया, जैसे मान लो कि फिजिकल में लोग बोल रहा है ए नाम का व्यक्ति है और वो बोल रहा है, और आपको एक होता है रिटेन एग्जाम और एक होता है फिजिकल एग्जाम। ठीक, दो एग्जाम होता है। तो ये रिटेन तो पास हो गया, ए नाम का व्यक्ति है, मान लो बीसी कैटेगरी का है, बीसी कैटेगरी का है, ये पास हो गया। लेकिन फिजिकल में क्या हो गया, आपको इसके पास एनसीएल नहीं है, तो एनसीएल नहीं है तो ये तो रिटन तो पास हो गया, लेकिन आपको एनसीएल नहीं है तो बीसी कैटेगरी का है, तो फिजिकल में इसको अगर मान लो इसको 70 नंबर आए, फिजिकल में इसका 70 नंबर आ रहा है और कट ऑफ अगर बन रहा है, जनरल का बन रहा है 72, जनरल का अब मान लो जनरल का बन रहा है 72 नहीं, इसका मान लो जनरल का बन रहा है 65 बन रहा है, 65 कहां से बनेगा, 66 बन लो, जनरल का 66 बन रहा है, तो ये अगर बीसी वाला अगर एनसीएल नहीं जमा कर रहा है, ये आपको सारे लड़के ही बोल रहे हैं, तो इसको उठाकर 70 अगर इसका नंबर है तो इसको उठाकर 66 वाला में डालकर, यानी जनरल में तो फाइट कर ही सकता है, यानी अनरिजर्व में फाइट कर सकता है, तो 70 इसका जब नंबर है तो अनरिजर्व में क्यों नहीं इसको डाला गया। बहुत से लड़के अच्छा नंबर लाए हैं उनको बाहर क्यों निकाल दिया गया। तो मुझे जहां तक जानकारी मिला, जिस आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो रिटेन में है, रिटेन में तो आपको पता नहीं है कि आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई किए। सबसे पहली बात
और जो आप रिटर्न क्वालिफाई भी किए तो आप आधार यही बताएं कि हमारा जो है हम किस कैटेगरी का है, तो बीसी कैटेगरी का है, तो उन्होंने मान लिया कि हम बीसी कैटेगरी का, इसको आरक्षण की सुविधा देना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बीसी कैटेगरी में काउंट कर लिया गया। तो उस आधार पर आप देखिएगा कि इस चीज का दावा आप जब करते हैं कि 70 हमारा आ गया, तो आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि आपके रिटर्न में कितना आपको था, नंबर रिटर्न में कितना था, क्या आप रिटर्न में बीसी कैटेगरी में ही क्वालिफाई किए हैं। अगर आप बीसी कैटेगरी में ही रिटर्न में क्वालिफाई किए होंगे मान लीजिए, तो आपको क्यों आपको अनरिजर्व में डालेगा, बीसी कैटेगरी में ही क्वालिफाई किए होंगे तो अनरिजर्व में आपको क्यों डालेगा। और ये जो है ना, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना अभी तक हाइड है। मैंने भी बहुत से आरटीआई लगाया इसके जवाब जानने के लिए, लेकिन आरटीआई का अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। ये चीज हाइड है कि वो मानते कहां पर, किस आधार पर मानते हैं, जनरल है, किस आधार पर मानते हैं, कैटेगरी वाइज है। और मैं ये जानकर रहूंगा, मैं पूरा कोशिश लगा रहा हूं, जैसे ही जानकारी मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और अपने स्तर पर भी आप लोग जानकारी जुटाने की कोशिश करते रहिए, ठीक। जैसे ही इसका ऑफिशियल आपको जवाब आ जा रहा है मैं जरूर आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊंगा। देखो वीडियो काफी लंबा हो गया, बट काफी लोग पैनिक हो रहे थे, तो मुझे बनाने पर ये वीडियो मजबूर होना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर फिर भी अगर डाउट बच जा रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।